हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए देश और दुनिया से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या-क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक फंडिंग से जुड़ा हुआ, यानी किस कंट्री को वर्ल्ड बैंक ने फंड देने का प्रॉमिस किया है। इस पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यों देने का फंड किया है, वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से कंट्री ने इस फंडिंग को सपोर्ट किया है और किस कंट्री ने इस फंडिंग का सपोर्ट नहीं किया। इन सब चर्चा जो है सब चीजों पे चर्चा हम लोग आज करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है रीफ्रीजिंग द ग्लेशियर, यानी कि जो ग्लेशियर पिघल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको किस तरीके से रीफ्रीज किया जाए, इसके ऊपर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आखिर कैसे जो है इस चीज को अचीव किया जा सकता है। तो इस पे वैज्ञानिकों ने जो भी रिपोर्ट दी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है चाइनाज एनाकोंडा स्ट्रेटजी। चाइना का एनाकोंडा स्ट्रेटजी क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी काम करती है, आखिर किस देश के ऊपर चाइना ने ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी अप्लाई किया है, सारी बातें हम लोग जानेंगे। और उसके बाद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के लिए, उस नोबेल प्राइज मिलने के पीछे का कारण क्या है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या खोजा केमिस्ट्री के फील्ड में जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उस डिस्कवरी का हमारे आने वाले लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन चार टॉपिक पे आज हम लोग का डिस्कशन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक फंडिंग से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिशेस फंड टू सपोर्ट यूक्रेन रिकवरी, यानी कि जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है और जो वर्ल्ड बैंक है उसने डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेगी, फंड देगी, ताकि यूक्रेन में जितना भी नुकसान हुआ है उससे वो रिकवर हो सके जल्दी से। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो यूक्रेन है उसको फंड कौन कौन से कंट्री कर रहे हैं। तो मेनली जो यूक्रेन को फंडिंग मिल रही है वो मिल रही है G7 कंट्रीज से। और G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो G7 में आते हैं यूएसए, आता है आपका यूके यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, फिर आता है G7 में कनाडा है, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका जर्मनी है, फिर आपका इधर लिखते हैं, फिर आपका इटली है, ITALY, इटली है, और एक कंट्री का नाम छूट रहा है G7 में, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, 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 जापान है एक नाम जो है इस तरीके से। तो ये सातों देश जो है मिल करके फंडिंग करने वाले हैं हमारा जो आपका यूक्रेन है। अब किस कंट्री ने इसका अपोज कर दिया, ऑब्वियस सा बात है कि लड़ाई हो रही है तो कौन अपोज करेगा, जिसके साथ उसका लड़ाई चल रहा है, यानी जो रसिया है, रसिया क्या कर दिया, इस चीज को अपोज किया कि नहीं वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंड नहीं देना चाहिए। लेकिन अब एक देश के अपोज करने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ज्यादातर कंट्री जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 50 बिलियन जो है, 50 बिलियन तो यही देने वाला है, $50 बिलियन का प्रॉमिस जो है G7 कंट्रीज ने ही किया है। तो अब इतना बड़ा फंडिंग किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा जो है स्ट्रैटेजी समझिए कि आखिर क्यों जो है G7 कंट्रीज इसको दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये लोग जो है इसमें आपका G7 कंट्रीज है, सबका जो है टेंशन चल रहा है रसिया के साथ में, हम चाहे आपका अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सब का टेंशन जो है रसिया से चल रहा है, यानी ये दुश्मन है। और रसिया का दुश्मन है यूक्रेन। तो जो है पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो ये यूक्रेन जो है इन लोग का क्या हो गया, दोस्त हो गया। अब यूक्रेन का ऐसा नहीं कि लोग भला करना चाह रहा है कि लो पैसा लो, तुम्हारे जो नुकसान हुआ है उसका जो है उससे भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या करेगा कि वर्ल्ड बैंक वाला पैसा यूक्रेन को दिलवा देगा,
वर्ल्ड बैंक से। और उसके बाद पीछे से कहेगा कि मेरे पास जो है नया हेलीकॉप्टर आया है, खरीदोगे? पूरा रसिया धुआं धुआं कर देगा उस हेलीकॉप्टर से। बेचारा यूक्रेन मूर्ख है, छोटा सा देश है, रसिया से भिड़ गया है। अब जो है बोलेगा कि हाँ नया हेलीकॉप्टर आया है, ले ही लेते हैं, पैसा तो है ही है। बस इस चक्कर में यूक्रेन जो है फिर अपना पैसा सारा वेस्ट करेगा। स्ट्रैटेजी तो यही लग रही है। अब देखिए आगे कितना ये सक्सेसफुल होता है, आने वाले समय में पता चलेगा हम लोगों को। आइए इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ते हैं क्या क्या है। द वर्ल्ड बैंक हैज क्रिएटेड अ स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड टू हेल्प यूक्रेन एज इट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेज फ्रॉम द ऑन गोइंग वॉर विथ रसिया। यानी कि जो आपका यूक्रेन है उसका जो रसिया के साथ वॉर चल रहा है, उसमें रसिया का माफ कीजिएगा यूक्रेन का जो भी नुकसान हुआ है उसको हेल्प करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग का जो है एक मतलब प्रपोजल जो है दिया है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड जापान, जापान लिखा हुआ था, नाम जो है दिमाग से निकल रहा था, कनाडा जापान आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मनी टू दिस फंड टू असिस्ट विथ बोथ मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड। यानी कि किस किस तरीके से सपोर्ट करेगी? ह्यूमैनिटेरियन नीड यानी कि जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं, कपड़ा वगैरह, खाना वगैरह, मेडिकल वगैरह, इन सब चीज से सपोर्ट करेगी। उसके साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का बात इसमें कहा गया है। और देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फंड, फंड किस तरीके से जो है जुटाया जाएगा, तो है द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव्ड दिस फंड एज अ क्रिटिकल वे टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन। यानी कि जितने भी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव है उन्होंने अप्रूव कर दिया कि नहीं जो है यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। दिस मूव अलाइंस विथ द G7 प्लेज टू कंट्रीब्यूट अप टू 50 बिलियन। यानी ये जो G7 है, G7 कंट्रीज का जो नाम बताया अभी आप लोग को, इन G7 देशों ने 50 बिलियन जो है देने का जो प्रॉमिस किया था, उसमें ये एक हेल्प होने वाला है वर्ल्ड बैंक के तरफ से टू हेल्प यूक्रेन बाय द एंड ऑफ द ईयर। यानी साल के अंत तक जो 50 बिलियन का प्रॉमिस G7 कंट्रीज ने किया था वो यूक्रेन को मिल जाएगा। रसिया वाज द ओनली कंट्री टू डिसएग्री विथ हिज डिसीजन ड्यूरिंग द वोट। यानी जब वोटिंग हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसी एक देश का तो है नहीं, सारे देश हैं उसमें, तो सब लोग वोटिंग कर रहे थे कि नहीं भाई यूक्रेन को मिलना चाहिए पैसा, पैसा कमी है उसको, तो यूक्रेन को जो है, तो कौन इसमें डिसएग्री कर गया? डिसएग्री कर गया रसिया। यहाँ पे है ये रहा रसिया। रसिया डिसएग्री कर गया, बोला ना उसको पैसा कोई जरूरत नहीं है, लड़ने दीजिए, हमसे लड़ेगा जो अपने सुधर जाएगा। अब जो है ये किस तरीके से फंडिंग काम करेगी? While the contribution from the US, Canada and Japan are still being finalized, the fund will also include money earned from frozen Russian asset। यानी कि ये पैसा केवल यूएसए, कनाडा, जापान ये लोग नहीं देगा, जो इन कंट्रीज ने रसिया के एसेट को फ्रीज किया, यानी रसिया का बहुत सारा बैन लगा दिया गया है कि वो व्यापार नहीं करेगा, तेल नहीं बेचेगा, तो उसका जहां जहां फंसा हुआ था उसको भी बेच बेच के जो पैसा इकट्ठा होगा वो भी दे देगा किसको? यूक्रेन को। यानी रसिया के पैसा है और रसिया के पैसा का यूज करेगा यूक्रेन किस चीज में? रसिया के अगेंस्ट ही लड़ने में। जो मानवता का तब जब जो है इसमें पारा द्वारा पार कर गया है। इससे बेहतर होता कि ये वॉर किसी तरीके से रुकने के बारे में जो है सारे देश सोचते और दोनों को शांत करते, तब जाकर के सपोर्ट करते, तब कहीं ना कहीं कुछ बात बनती। लेकिन केवल पैसा दे करके वही करेगा, अपना सामान बेचेगा जिससे उसके पास पैसा आ जाएगा। तो इन लोगों का तो अपना फायदा है जो भी बड़े बड़े देश हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज के तरफ हमारा। अब अगला न्यूज है व्हाट इज चाइनाज एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। देखिए ये है चाइना और ये है समुंदर, सागर, सी, इधर साउथ चाइना सी है। तो ये है आपका कंट्री ताइवान, एकदम छोटा सा देश है बेचारा। अब चाइना का नजर इस पे आ गया है, किस पे आ गया है? ताइवान पे। ताइवान को ये हमेशा परेशान कर रहा है। अब ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी लगा रहा है। अब एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है? तो अगर आप लोग कभी जो है टीवी वगैरह पर डिस्कवरी चैनल पर देखे होंगे कि जो एनाकोंडा होता है वो एकदम शांत बैठा रहता है, वो कोबरा की तरह अटैक बार बार नहीं करता है, एकदम शांत बैठा रहेगा। और जब एकदम जो है उसके पास पहुंच जाएगा शिकार, तब दबोच लेता है।
बिल्कुल यही चाइना कर रहा है। यानी कि ताइवान पे अटैक नहीं कर रहा है, ताइवान को मेंटली परेशान कर रहा है। उसको क्या करेगा कि यहाँ पे जो है, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पे चले तो ये देखिए वर्ल्ड मैप है, ये रहा आपका चाइना, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, ये है आपका चाइना यहाँ पे, और यहाँ रहा आपका ताइवान। अब चाइना क्या कर रहा है कि इधर इसका जो भी बॉर्डर है, इधर कोस्ट बॉर्डर है, क्या करेगा कि पहले भेजता था 2 हेलीकॉप्टर, मान के चलिए एयरफोर्स का अपना 2 हेलीकॉप्टर, कि जाओ जाकर के देख के आओ कि आखिर चल क्या रहा है। अब क्या किया है कि भेज रहा है 10 हेलीकॉप्टर, कि जाओ तो देख के आओ तो पूरा क्या चल रहा है उधर। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, पहले एक आदमी गार्डिंग कर रहा था, अब अचानक से 10 आदमी आ गए, अब सब आप ही को देख रहा है। अब वैसे में आप जो है, आपको जो चीज आता रहेगा वो भी आप नहीं लिख पाइएगा प्रेशर में। यही काम चाइना कर रहा है कि ताइवान के चारों तरफ जो है एकदम, पहले 2 हेलीकॉप्टर था, अब 10 वो कर दिया। पहले इधर समुद्र वाला इलाका में मान के चलिए कि 2 शिप भेजता था ये नेवी वाला अपना, अब जो है 10 वो शिप भेज दे रहा है कि जाओ पूरा चारों तरफ से मेरे को यहाँ लगा दिया, हर कोना पे का वो जो खड़ा कर दिया है। इस तरीका से चाइना क्या किया है कि वहां का सब हैक कर लिया है सिस्टम ही, चाइना वाला तो है ही सब में, वहां का सिस्टम हैक करके कभी वहां का लाइन काट दे रहा है, कभी वहां का जो है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करने लग रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, कभी मतलब इस तरीके से परेशान कर रहा है। अब धीरे धीरे जो है उसको कवर कर रहा है, और जो है एक दिन कह देगा कि ताइवान हमारा ही है, सब जगह तो हमारा ही आर्मी है, चारों तरफ देख लीजिए अपना ही आदमी है, तो ताइवान मेरा ही देश है। तो चाइना पता नहीं जो है दुनिया में है ही क्यों। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट है, टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, tension between China and Taiwan are growing with China using a military strategy called Anaconda strategy। यानी कि जो चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन बढ़ गया तो उसमें चाइना एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी अपना रहा है जिसको क्या कहते हैं, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। बता दिए कि इसमें डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, बहुत बड़े पैमाने पे एकदम से डराएगा धमकाएगा, उस तरीके से काम करता है ये स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी इज डिजाइंड टू वेयर डाउन ताइवान and limit action while China increases its military presence around the island। यानी कि इसमें क्या किया है, केवल अपना जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है कि हम जाओ, पहले 2 हेलीकॉप्टर जाता था, अब 10 को लेके जाओ, देख क्या होता क्या हो रहा है, पहले 2 जहाज जा रहा था, अब 10 को जा रहा है, देख क्या हो रहा है। बहुत जो है एकदम से क्या बोले इसको। आगे है व्हाट इज एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए। द एनाकोंडा स्ट्रेटेजी इज अ स्लो स्क्वीजिंग टेक्टिक, धीरे धीरे किसी को अपने कब्जे में लेना, इसको कहते हैं स्लो स्क्वीजिंग टेक्टिक। सिमिलर टू हाउ एन एनाकोंडा स्नेक रैप्स अराउंड इट्स प्रे बिफोर स्ट्राइकिंग। यानी जिस तरीके से एनाकोंडा अपने शिकार को दबोचने के लिए करता है वैसा ही चाइना कर रहा है। चाइना फोकसेस ऑन सराउंडिंग ताइवान, यानी ताइवान को वो घेरने में लगा हुआ है, एंड वीकनिंग इट्स डिफेंस, और ताइवान के डिफेंस को कमजोर करने में लगा हुआ है। किस तरीके से, थ्रू मिलिट्री ड्रिल, यानी उसके घर के आगे जाके अब बम फोड़ के प्रैक्टिस कर रहा है कि हम तो अपना जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुमको क्या लेना देना है। अब उसके जो है कोस्ट बाउंड्री पर जाकर के अब फोड़ दिया 2 बम, बोला कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं ना कर सकते हैं, कभी बिहार में कैसा प्रैक्टिस कीजिए तब पता चलेगा कि क्या होता है प्रैक्टिस, बताया जाएगा आपको। साइबर वॉरफेयर एंड डिसइंफॉर्मेशन, साइबर वॉरफेयर कर रहा है यानी कि उनका हैक कर ले रहा है सिस्टम सारा। उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन, यानी सैटेलाइट से सिस्टम हैक करके गलत रूट बता दिया मैप पे, अब हम लोग गूगल मैप पे डाले कि जाना है पटना, अब दिखा रहा है दिल्ली वाला रास्ता, चल गए पटना जाने का, पहुंच गए दिल्ली। ये सब सिस्टम जो है चाइना कर रहा है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, अब आप ही के माथा पर एनी टाइम 5 गो हेलीकॉप्टर दौड़ते रहेगा तो आप एनी टाइम टेंशन में रहेंगे कहीं हेलीकॉप्टर से जो है 2 बम फोड़ ना दे। तो जो है इस तरीके से चाइना परेशान कर रहा है ताइवान को। बाकी सब जो है कहां चला गया है, सब अमेरिका को देखो, ताइवान को जरा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज के तरफ। अगला न्यूज है 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला 3 लोगों को। किन किन को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस और जॉन एम जंपर साहब, 3 लोगों को मिला है। अब इन तीनों को किस पर्पस के लिए मिला है, तो देखिए पहले होता क्या था कि
हम लोग जो है बीमारी के बारे में अगर बात करें, कोई भी डिजीज है, अगर कोई भी डिजीज है तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कैसे इसका इलाज किया जाता है? दवा दे करके। किसी कोई भी बीमारी हुई तो आपको दवा दिया गया, कैसे पता चला कि इस बीमारी में ये दवा देना है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते आपका जो है डिजीज हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा छोटा जो है कीटाणु होता है जिसके वजह से आपका डिजीज हुआ, मान के चलिए वो किस चीज से बना हुआ है, तो सब कुछ दुनिया में प्रोटीन से ही बना हुआ है। इसका मेन जो है स्ट्रक्चर किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और इसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो शेप साइज है, मान के चलिए कि वो कुछ ऐसा है, सपोज दैट इस तरीके का है, ये रहा प्रोटीन का शेप साइज, बना दिए ऐसा, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ये प्रोटीन का शेप साइज है बीमारी का। अब जो है डॉक्टर जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, कि आखिर जो बीमारी शरीर में गई है, जो बैक्टीरिया गया है, उसका शेप कैसा है। तो मान के चलिए कि शेप मालूम चल गया ऐसा है, तो पहले क्या होता है ना कि इसको बनाने में बहुत समय लगता था, इस स्ट्रक्चर को, मतलब सालों लग जाते थे इस स्ट्रक्चर को देखने में कि क्या शेप है। और जब शेप पता चल जाता था तो डॉक्टर सब जो है मेडिसिन बनाते थे, और मेडिसिन बना करके, मेडिसिन कैसे बनता था, तो सेम इसी स्ट्रक्चर का मेडिसिन बना दिए, सेम इसी स्ट्रक्चर का, इस तरीके से जिस स्ट्रक्चर का आपका बीमारी था उसी स्ट्रक्चर का मेडिसिन बना दिए, अब जो है शरीर में डाल दिए। अब जैसे ही इसके पास गया तो इसको लगा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन इसमें जो है एक मान के चलिए कि एक तरीका से कि पॉइजन डाले हुए हैं, इसमें पॉइजन डाला हुआ है, उसके लिए पॉइजन है, ठीक है। इसको तो लगा कि अरे भाई तो मेरा मित्र आ गया, कहां से गया, उसके गले मिलने के लिए, और जैसे ही गला मिला तो इसके अंदर तो पॉइजन था, इसको ही ले मरा। ऐसे ऐसे जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी कर करके हमारे शरीर के अंदर की बीमारियों को ठीक किया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत लंबा समय लगता था, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो ये साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने, इन तीनों ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। एआई, आज के समय में जो एआई चल रहा है, उस एआई के इस्तेमाल से हूबहू स्ट्रक्चर बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं, और बहुत ही कम समय में 3D स्ट्रक्चर बना दिया इन लोगों ने। तो अब सोचिए कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है, कोई नई बीमारी आती है, उसके प्रोटीन के बारे में किसी को नहीं पता है, तो जैसे ही इस जो है इनके सिस्टम में डाला जाएगा उस बीमारी को, तुरंत उसका स्ट्रक्चर फोटो बना दिया, बोला ऐसा है, दूसरा एगो जो है हम अपना तुरंत तैयार कर लेंगे, जैसे स्ट्रक्चर पता चला कि ऐसे ऐसे है, फोटोकॉपी मार लिए हम लोग भी, उसमें पॉइजन देके भेज दिए शरीर के अंदर, बीमारी खत्म। तो सोचिए कि कितना जो है लोगों को इससे ठीक किया जा सकता है, बहुत बड़ी मात्रा में, और बहुत आसानी से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। तो इन लोगों को नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए। कौन कौन है? डेविड बेकर साहब, डेमिस हैसेबिस साहब और जॉन एम जम्पर साहब। आइए इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। 3 scientists have been awarded the 2024 Nobel Prize in Chemistry for their groundbreaking work on protein। प्रोटीन के ऊपर जो इन्होंने काम किया है, जो उनका स्ट्रक्चर बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, उसी के लिए तीनों को जो है डेविड साहब और आपके जम्पर साहब और हैसेबिस साहब, तीनों को मिला है नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टू प्रिडिक्ट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ नियरली ऑल नोन प्रोटीन, यानी कि जितने भी तरीके के प्रोटीन हमारे जो है नेचर में प्रेजेंट है, उन सब का 3D स्ट्रक्चर जो है बना सकता है इनका एआई। आगे है ट्रेडिशनली यानी पुराने जमाने से साइंटिस्ट जो है क्या चीज यूज करते थे, मेथड लाइक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस मेथड से पहले बनाया जाता था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इंपॉर्टेंट है ये कि पहले किस मेथड से प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया जाता था, तो क्या आंसर होगा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था और बहुत मेहनत वाला काम था। लेकिन जो एआई वाला स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हूबहू बना करके दे रहा है, तो अब काम आसान हो गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए दुनिया में। तो इस तरीके से जो हम लोग, चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है हमारा किस चीज से जुड़ा हुआ है? नेचर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। साइंटिस्ट डिस्कवर इनोवेटिव मेथड टू रीफ्रीज आर्कटिक आइस, यानी कि जितने भी हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो बर्फ है
उसका पिघलना ही हमारे बर्बादी का कारण होने वाला है। यानी जिसको आप लोग कयामत कह लीजिए, जिसको आप लोग प्रलय कह लीजिए, सबका मतलब है ये कि एक दिन जितने भी जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बर्फ की पहाड़ियां हैं वो पिघलेंगी, उनका पानी जो है सरफेस पे आएगा और सब डूब जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक जो है मूर्ख थोड़े है दुनिया में बैठा हुआ, वो लोग भी इस पे काम कर रहा है कि आखिर कुछ ऐसा अपनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जो बर्फ पिघल रहा है वो पिघलना रुक जाए, या जो पिघल गया उसको वापस से जमा दिया जाए। तो कैसे जमेगा बर्फ का पानी? तो अब सोचिए कि पानी जम गया, मान के चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका क्या है, आइस है ये वाला, और मान के चलिए पिघल के बन गया क्या, पानी बन गया। अब सोचिए जरा कि कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि ये पानी अगर वापस से इस बर्फ पे आ जाए, पानी इस वापस से इस बर्फ पे अगर आ जाए तो फिर से ही जम जाएगा ऊपर आकर के। क्योंकि होता क्या है कि ऊपर का टेम्परेचर जो है कम होता है, ऊपर है लो टेम्परेचर और नीचे होता है हाई टेम्परेचर। तो नीचे का पानी अगर ऊपर आ जाए तो वापस से ये जम जाएगा। तो यही दिमाग लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि पंपिंग मशीन जो है लगाया जाएगा इंजीनियर्स के द्वारा, और वो क्या करेगा कि समुंदर का पानी को पंप करेगा कहां पे, बर्फ के ऊपर, और बर्फ के ऊपर आकर के वापस से क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये काम सब जगह नहीं करना है, जहां का बर्फ पिघल गया है और जो बर्फ का मोटा लेयर पिघल करके पतला हो गया है, वहीं पे पानी को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा, ताकि वहां का लेयर फिर से मोटा हो जाए और बर्फ जो है वापस से वहां पे जम जाए। तो ये टेक्निक जो है अपनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिले हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी होता है जिसको गांव में आप देखिएगा कि आप कुछ भी बोलिएगा ना तो आपका बात जो है भोतर हंसुआ से काट देगा कि ना ये तो एकदम बेकार काम है। तो कुछ लोग है जो कि कह रहा है कि नहीं जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, इसका जो है इक्वेटिक लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बात सही है, एक्वेटिक लाइफ पे इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो उसके ऊपर भी वैज्ञानिक लोग ऐसा बेवकूफ तो नहीं है कि जो है सीधा गया पानी उपछना चालू कर दिया एकदम से इधर से ऐसे। हर चीज के बारे में सोच के ही काम किया जाएगा, हर जगह करना भी नहीं है, जहां पे लेयर पतला है वहीं होगा। उसके बाद कम से कम ये एक शुरुआत तो होगी उस चीज को रिवर्स करने का, जो बर्फ पिघल रहा है शुरुआत होगी, उसके आगे और भी जो है जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो अपने आप आपको 10 रास्ता नजर आने लगता है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस चीज को रिफ्रीज करने का और जो है जबरदस्त टेक्निक वैज्ञानिक लोग बनाएंगे। हम लोगों को भी एफर्ट करना चाहिए कि हम लोग भी अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।